गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। मुल्क भर में बार काउंसिल के इलेक्शन के बाद 27वीं तरमीम लाने की अफवाहें दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। अब तक तरमीम आने की खबरों की तस्दीक हमने देखा था कि नहीं हो रही थी, लेकिन अब मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के कई अहम निकात सामने आ गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह है। आइन के आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, उसके अलावा जो दीगर डिटेल्स हैं आर्टिकल 213, आर्टिकल 227 और आर्टिकल 191A में तरमीम की तजवीज़ शामिल हैं। ये शिकें कौन कौन सी हैं, इन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। आर्टिकल 160 की शिक A3 में तरमीम के तहत सूबों की वफाकी महसूलात में हिस्से के हवाले से आइनी ज़मानत ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A और नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल है। तरमीम के मुताबिक नए ढांचे के तहत एक आइनी अदालत या सुप्रीम आइनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दे दी गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत आइनी तशरीहात के हतमी इख्तियार में तब्दीली की तजवीज़ भी दी गई है। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली से मुतालिक आर्टिकल 200 में भी तरमीम शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के शोबे दोबारा वफाक के मातहत लाने की तजवीज़ भी दी गई है। आर्टिकल 243 में तरमीम से मसल्ह अफवाज की कमान मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के मातहत रखने की तजवीज़ शामिल है। आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में तब्दीली की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तरमीम और इसके अहम निकात सोशल मीडिया पर बता दिए। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा होगा। तजवीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। आइनी तरमीम में ACP की तकर्रुरी पर डेडलॉक तोड़ना भी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को होगा, जिसमें पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। सो फाइनली ये मामला अब मंजर आम पर आ गया है। कुछ दिन पहले ही हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मौजूद थे। जब उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था तरमीम लाने या ना लाने का, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट। बैरिस्टर अकील, आ रही है 27वीं आईनी तरमीम? देखें, आई नेवर डिनाइड और कंफर्म्ड एट द टाइम एज वेल। मैंने ये कहा कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। अगर ये कोई समझता है कि पार्लियामान को ये काम नहीं करना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से उसको आइन को जो है उसकी तशरीह देखनी चाहिए या आइन के उस आर्टिकल को रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है, बसीयत पार्लियामान, और हम इसको बेहतर समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस या ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस कब हमने डेवलप करना है। कुछ दिन कबल बिलावल भुट्टो से जब 27वीं तरमीम का सवाल हुआ तो उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया था। ये भी देखिए। आज तक मुस्लिम लीग नवाज ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोजल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आईनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए। PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आना चाहिए। हम सियासी जमात हैं, हम आइन हो या कानून साजी हो उस पर हम गौर से देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते साबिक वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने कई अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई और लाहौर में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद एकदम से तहरीक इंसाफ में सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हो गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल समा अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क के हालात में बेहतरी के लिए नून लीग एक कदम आगे आए, जबकि तहरीक के इंसाफ एक कदम पीछे हटे। लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान के इस वक्त के सियासी हालात हैं, उसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि आप सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए। यानी हुकूमत जो है उसने एक कदम आगे बढ़ाना है और PTI ने एक कदम पीछे हटना है ताकि उनको जगह मिल सके। ये दर्जा हरारत जब तक कम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में जो माशी तरक्की है, जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो नहीं आ सकती। इस वक्त हमारी कोशिश है वो ये है कि एक ऐसा माहौल बनाए। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।
26वीं आईनी तरमीम मुझे हमेशा इसलिए भी याद रहेगी कि यू ब्रोक द स्टोरी ऑन माई प्रोग्राम। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या राय है आपकी? देखो, असल में प्रॉब्लम ये है कि तरमीम का जो सब्सटेंस है ना वो इतना बुरा नहीं है, टू बी फेयर विद, और ये अमेंडमेंट्स कुछ इसमें लाजमन होनी चाहिए, और स्पेशली जो 18वीं तरमीम को बैलेंस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो बैलेंस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माहौल है पाकिस्तान में वो बहुत तल्ख है। आइन जो होता है ना वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होती है। 1973 के आइन की क्या अहमियत है? ये अहमियत है कि पाकिस्तान में हर पार्टी जो थी और जो उसके बाद भी बनी वो उसके ऊपर जो है वो मुतफिक है। जब आप इस तरह की बुनियादी तब्दीलियां लाएं और पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट जिस पे इल्ज़ाम हो कि वो तो इलेक्ट ही नहीं हुई, वो उस तरमीम को लेके आएगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। अदरवाइज आई थिंक कि ये जो आपने कुछ अभी जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन और हेल्थ का वापस फेडरेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जैसा मुल्क जो एक बहुत ही फेडरल स्टेट है, वहां पे भी सेहत जो है वो डिवॉल्व इस तरह से सब्जेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड्स हमारे जो हैं वो उसके तबाह बर्बाद हो गए। एजुकेशन में आप देखें जो सूबों ने यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन के साथ किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। उससे पहले ठीक ठाक हमारा सिस्टम चल रहा था। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें वापस लाना चाहिए। एनएफसी अवार्ड तो खैर मेरा ख्याल है उस पर कंसेंसस नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने 6 नवंबर को बुलाया सीसी का इजलास। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से नहीं मानेगी, बाकी तो बात की बात है। पीपल्स पार्टी का मानना मुश्किल है उसके ऊपर, इसलिए कि इन्होंने तो अपना हिसाब किताब ही ये बनाया हुआ ना कि 2 तेरियां 2 मेरियां। वो इन्होंने ये बना लिया है कि सूबा पंजाब आपका सीओडी क्या है, वही कि पंजाब आपका और सिंध हमारा। तो जब ये लड़ाई भी हुई है वो यही हुई ना कि जब वो पंजाब में आ रहे थे उन्होंने कहा कि आप पंजाब में क्यों आ रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज बेसिकली कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही नैरो माइंडेड और एक सेल्फ सेंटर्ड है कि अपना चीफ मिनिस्टर बना लो, उसके बाद अरबों रुपए के फंड्स के ऊपर बैठ जाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है और अमेंडमेंट इसमें होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। But how important is NFC? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए एनएफसी में? देखो, एनएफसी में अगर आपने डिवॉल्व किया है तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना है ना। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर ही कोई नहीं रहा, सूबा चीफ मिनिस्टर पैसे अपने पास रख के बैठ जाता है। पीपल्स पार्टी और नून दोनों इस तरह की अमेंडमेंट्स जो हैं उनकी हामी नहीं है। इसलिए लेट्स होप कि ये अमेंडमेंट जो है इसके अंदर ये तो आपने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी, लेकिन आज एस्टैब्लिशमेंट ने तो क्लियरली कह दिया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये लाने दी एक बात है और बड़ी नहीं, आज खैर DGISPR ने जो बयान दिया है बड़ा मुस्बत है, जो सुहेल आफरीदी को लेके और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेके उन्होंने दिया है। आई जस्ट होप कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी उसको रेसिप्रोकेट करेगी। टेम्परेचर नीचे लाना बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर और DGISPR ने आज इसकी इब्तिदा की है, जिसको वेलकम करना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद एक ऑब्वियसली यही तासुर था कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल, अदलिया पे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया है, बल्कि आप तो बड़ा वोकली कहते रहे कि हो ही एग्जीक्यूटिव के माथे गई है। मज़ीद तकसीम पैदा हुई अदलिया में। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत, मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली और जजेस के हवालों से तबादलों की जो तरमीम है, ये क्या रिवर्स करेंगी ये तासुर? देखिए, जो जजों के ट्रांसफर है वो तो फ्रेंकली अगर अच्छे प्रोसेस में हो तो वो तो बुरी तजवीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में, इंडिया में हर जगह जजेस ट्रांसफर होते हैं। हमारे जजेस तो बहुत ही लाडले बन गए हैं वैसे। इनकी तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है उसमें लाने को। बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि जो सेपरेशन प्रिंसिपल आप ख़त्म कर रहे हैं उससे बहुत बुरा इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने तो एक पूरा रिवर्स ही कर दिया ना। जैसे हमारा प्रिंसिपल ये है कि एग्जीक्यूटिव काम करेगी और अदलिया उस पर चेक करेगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर एग्जीक्यूटिव ही चेक करेगा, तो उससे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। बट फ्रेंकली इस वक्त जुडिशरी बड़ी कमज़ोर है, इसको मजीद कमज़ोर करना है। ये जो ट्रांसफर्स वाला भी मामला है, ये बेसिकली तो ये जो इस्लामाबाद के 5 जजेस हैं, हुकूमत इनसे जान छुड़ाने के लिए ला रही है ना। सो कोई ऐसा कोई प्रिंसिपल चीज़ तो ये हो नहीं रही। बट मेरा ख्याल है सब्सटेंस इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैनर जो है वो बहुत बुरा है। So what should PTI do now? PTI तो देखो ना, नहीं मानेगी ना, वो तो जाहिर है कि ये एक डिफेक्टो, क्योंकि कौमी असेंबली में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लेकिन सेनेट में 3 वोट चाहिए उनको। दोनों तरफ ही है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। हुकूमत ने मोहर ही लगवानी है। ये सारे अंगूठे तो उन्होंने बना ही नहीं है, अंगूठों से उन्होंने लगानी है, वो लगा देंगे, उसमें क्या इशू है।
कोई इनको पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्सेप्टेबिलिटी में होगी और मैनर में होगी। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन नीचे करके लाई जाए तो फिर शायद हो जाए। वैसे उस पर भी मानना ज़रा पीटीआई इस पार्लियामेंट को तो नहीं मान सकती ना, लेजिटिमेसी तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो बहरहाल एक नॉन इलेक्टेड, एक सिर्फ फॉर्म 47 के लोग हैं, इनको कौन मानेगा। बिलावल भुट्टो ने इसको एड्रेस किया, क्या ख्याल है आपको? लास्ट टाइम 26वीं तरमीम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चला गया था पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो के पास, इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है? कोई नहीं है, बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर, तो बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ हों, ये इस वक्त कोई ऐसी देखो ना, कोई इनकलाबी पार्टियां तो नहीं है, ये तो स्टेटस को की पार्टियां हैं, छोटी छोटे इनकी ख्वाहिशें हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे, ताकत मिलती रहे, डीसीएसपी हम लगा लिया करें। और कोई इनका कौन सा ऐसा नजरिया है जिसके ऊपर ये खड़े होंगे? ये कोई बेनजीर भुट्टो थोड़ी है, या ये जुल्फकार अली भुट्टो थोड़ी हैं, इमरान खान थोड़ी हैं, ये तो बस ऐसे नौकरी कर रहे हैं, तो ये करते रहेंगे, इनका क्या इशू। अब चौधरी साहब बड़ी खबरों में आप, बड़े लोग आपको याद कर रहे हैं आजकल, क्या मुलाकातें करते फिर रहे हैं आप? देखिए प्रिया, आप एक बहुत पुराने बहुत देर से, बहुत पुराना तो मैं नहीं कहना चाहता कि इससे ये ना लगे कि आप बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह आपको हमेशा जवान रखे, लेकिन एक बहुत तवील अरसे से आप तज्जिया कर रही हैं। अब आपको मैं कहता हूँ कि अगले 75 दिन का आप तज्जिया अपने सामने रखें। देखिए, अगर आप एंगेजमेंट नहीं करते पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचेगा सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। अब वो क्या एहतजाज करेंगे? सोहेल अफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेंगे, वो लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हो सकता है इमरान खान नेशनल असम्बली से रिज़ाइन भी कर दें। इसके जवाब में हुकूमत वहाँ पे गवर्नर रूल इम्पोज करेगी। इसके जवाब में गवर्नमेंट जो है वो हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करेगी, जो अब तक उनकी रवायत रही है, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे बाकी सारे वाक़यात हों, और उसमें फिर आपके जानी नुकसान का एहतमाल होगा, और यहाँ पे पॉलिटिकल जो आपका टेम्परेचर है वो फिर आसमान को चला जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम क्या चुप करके देखते रहें? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ, आप हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है, और इतने बड़े जो टर्मोइल हैं ये हमें हमारी जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं। सो इसलिए हम जब बैठे और हमने सोचा कि ये एक्चुअली ये प्रपोजल, आपको याद होगा कि गालिबन 5 फरवरी को लेटर लिखा था शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर चीमा ने अडयाला में खान साहब को, और उन्होंने इसमें कहा था कि जी हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए और टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए जी। तो हम शाह साहब के पास पहले हम कोट लखपत गए, कोट लखपत में हम एजाज चौधरी साहब, उससे पहले शाह साहब से मीटिंग से पहले भी ऑब्वियसली आपने लोगों को कांटेक्ट किया, लोगों को बताया अपना प्लान। आप बड़े अरसे से कोशिश तो कर रहे थे कि एक ग्रुप हो जो कि खान साहब की और पुराने लोगों पर मुश्तमिल हो और रिहाई करवाए शाह साहब की भी, बाकी लोगों को भी। तो ये वही उसी काविश का नतीजा है अस्यूम। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे। शाह साहब से मुलाकात के लिए गए, मुलाकात में शाह साहब ने क्या कहा आपको एग्जैक्टली? जी, शाह साहब के साथ हमारी कोई 45 मिनट की मुलाकात रही, और उसमें उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक किया कि सवाए इसके और कोई हल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है, और यही शाह साहब का, हम सब का इत्तेफाक है कि मौजूदा लीडरशिप जो इस वक्त पीटीआई की है वो तो इस अहल नहीं है कि वो कोई सबस्टेंटिव रोल अदा कर सके। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो मिनिस्टर्स के साथ जो मेरी बातचीत हुई, एंड बहुत मुझे खुशी है कि उन्होंने, अता तारड़ साहब का ने तो कल खैर टीवी पे ही इसको एक्नॉलेज किया कि ये बहुत अच्छी कोशिश है, बाकी मिनिस्टर्स की भी बात हुई, फिर पीटीआई की जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही वाहिद तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी, तो आप अभी जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उन्होंने भी आपको वेलकम किया? जी, जो सीनियर लोग हैं, ओहदेदारों में तो सरासमीगी दौड़ जाती है ना इस तरह की बात से। इमरान खान को जब मैं मिला अगस्त में, तो मैंने उन्हें कहा सर, एक तो ठीक है हुकूमत ने अंदर रखा हुआ है और जो भी मामलात हैं वो हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक जो अंदर गिरफ्तारी है उससे 40-50 मिलियन डॉलर की एक इकॉनमी क्रिएट हो गई।
और वो लोग भी आपको बाहर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप अंदर हैं, आपके नाम पे वीलॉग्स बनते हैं, आपके नाम के ऊपर फंडिंग हो रही है, आपके नाम के ऊपर वकीलों की फीसें अरेंज हो रही हैं, तो एक तमाशा लगा हुआ है। और तो इस इकॉनमी में शामिल एक व्लॉगर हैं, आपके पुराने दोस्त हैं अमेरिका में, वो तो आप उन्होंने पूरा व्लॉग कर दिया फवाद चौधरी की चालाकियाँ। वो कह रहे हैं आप चालाकियाँ कर रहे हैं। देखो बेसिकली देखो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट है फरिया अदरीस का, यहाँ पे रहने वाले लोगों का। वो तो यही चाहते हैं कि ये तमाशा लगा रहे और हमारे भी लोग चलते रहे, हमारी चीजें चलते रहे। वो तो उनकी अहमियत भी नहीं है और इसीलिए जो डर है, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट, डर ये है कि शायद एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें खान साहब नहीं होंगे, शाह साहब हों या कोई और सीनियर लोग हैं, आप सारे आप भी लीड कर सकते हैं, कोई भी। जमहूरियत में होता तो ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की हिस्ट्री है, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत संगीन किस्म का एक एक्ट ऑफ ट्रीजन समझा जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इस वक्त तो जो इमरान खान के साथ ये करेगा वो है भी तो गद्दारी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए ग्रुप वहां पे बनते हैं जहां पे पार्टी की कोई अहमियत हो। पाकिस्तान में इस वक्त पार्टी की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो इमरान खान है और लोग हैं दरमियान में। इमरान खान ऑन बोर्ड इस मामले में? नहीं, इमरान खान साहब से हमारी तो कोई मुलाकात नहीं है, ना ही कोई मुलाकात है, ना ही जो है हमारा कोई उनसे राब्ता है। तो इसलिए इमरान खान साहब से तो मुलाकात की कोशिश जरूर है। हमने उम्मीद है कि शायद हमारी किसी मौके के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। जिस तरह से आई मीन जो गवर्नमेंट है दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने हमें मुलाकात जो है वो होने दी और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की, कोट लखपत में भी और इधर भी। इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो फिर ये है कि ये जो सारे हमारे जो जेल के अकाबरीन हैं इनकी मुलाकात हो जाए और ये अपना एजेंडा खान साहब के सामने रख सकें, तो एक ठहराव जो है वो आ सकता है। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए इट नीड्स टू टेंगो। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अगर हुकूमत अपोजिशन जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट करती हैं सिस्टम में। अगर हुकूमत जो है वो ये करेगी कि अपोजिशन को साइड बिल्कुल दीवार से लगाना है और क्रश करना है, तो फिर तो देखो ना झगड़ा ही होना है ना। अब अगर हुकूमत ये सोचेगी कि नहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारी पॉलिटिक्स के और इनको जिंदा भी रखना जरूरी है, इनका स्टेक रखना भी जरूरी है, तो फिर ही वो रिलीफ की तरफ आएंगे। और पहला स्टेप तो देखें हुकूमत ने लेना है, वो पहला स्टेप लेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इमरान खान को, पीटीआई को कह सकें कि आप जो है वो इससे एक कदम पीछे हो ताकि एक स्पेस। वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए पहला स्टेप ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा हैं, यास्मीन राशिद हैं और उनके साथ जो बाकी वर्कर्स हैं, स्पेशली जो गुजरांवाला के हमारे वर्कर्स हैं और जो खवातीन हैं, इनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। और इनको रिलीफ दे के आप जब इनको रिलीफ देंगे वर्कर्स को, उसके नतीजे में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा और फिर आप जो है वो गुफ्तगू की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बट 9 मई जब तक रिजॉल्व नहीं होता, हर चीज़ में सबसे बड़ी रुकावट 9 में आ जाती है। देखो वो बात तो सही है आपकी, लेकिन 8 फरवरी भी तो हो गया है ना। अब अगर आपने माजी से चिमटा रहना है और सोचना है कि आपने आगे बढ़ना ही नहीं, फिर तो देखिए सीधी बात है, अगर हुकूमत जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहेगी तो कामयाबी होगी, नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो ये तो ऐसे स्टेटमेंट ही रहेगा ना। कैसा लगा शाह साहब से मिलकर इतने अरसे बाद? शाह साहब से एक्चुअली मैं पहले भी मिल चुका हूँ, बहुत दफा मेरी कम से कम 5-6 मुलाकातें उनसे हुई। वो तो ये ना कि ये कभी पार्टी उनसे मिलने नहीं गई, शाहजहां चौधरी साहब से, लोगों से। अब हमारी मुलाकात के बाद मुझे खुशी है कि इनको ख्याल आया और ये कम से कम मिलने तो चले गए, वरना तो आपको पता ही है पीटीआई में जो जेल चला जाए उसको तो पीटीआई दोबारा पूछती ही नहीं। मैं कोई गिला शिकवा तो नहीं किया शाह साहब ने? नहीं, शाह साहब ने किया है, उन्होंने कहा कि पार्टी कभी पूछने नहीं आई, कभी उन्होंने एडवाइस नहीं दी, कभी कुछ नहीं की। बट दिस इज आई मीन समथिंग, उन्होंने पब्लिकली भी ये बात कही। राइट, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में सीज़ फायर पर इतफाक हुआ। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल और क़याम अमन के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इतफाक किया।
तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिये में कहा गया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका फरीक पर पेनल्टी भी आयद की जाएगी। जंगबंदी के निफाज से मुतालिक मज़ीद अमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले अगले इजलास में तय किए जाएंगे। अभी इस एलामिये की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि अफगान तालिबान ने मुआहदे के हवाले से हर्जा सराई शुरू कर दी। अफगान खबर इदारे अरियाना न्यूज़ ने अफगान तालिबान के तर्जुमान का एक बयान दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ये स्टेटमेंट दिया वो किसी भी तरीके से हक़ाइक़ पर मबनी नहीं था। कहा यह गया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान उन अफराद को मुल्क बदर करने पर तैयार था जिन्हें इस्लामाबाद अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझता है, मगर पाकिस्तान ने यह पेशकश कबूल नहीं की। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसीलिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान से मंसूब बयानात में हक़ाइक़ जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान में मौजूद वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं उन पर काबू पाया जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि अफगान फरीक का कहना था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। इसके हवाले से आज बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को एक अहम ब्रीफिंग दी। बहुत सारी बातें हुई उसमें जिसमें हम आपको डिटेल्स देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस ट्वीट में झूठ नज़र आया है, इस तरीके से और बहुत सारी स्टेटमेंट्स वहाँ पर एज केस स्टडी बताई गई और दिखाया गया कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है मुसलसल कुछ सर्टन अकाउंट से और फिर रीट्वीट्स मिलते हैं उनको एक और मुल्क के अकाउंट से, ये बड़ी हद तक नज़रों में है। बहुत सारे झूठ जो इस तमाम अरसे में बोले गए हैं वो भी हाईलाइट उनकी नज़र आई। मसलन आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया सर्टन अकाउंट से कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज भेजी जा रही है कहीं पर। इस हवाले से फिर क्लैरिफिकेशन आई पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से, मगर उससे पहले ये ट्वीट बहुत सारी जगहों पर फैला दी गई थी। इसी तरीके से और स्टेटमेंट्स आई, मसलन ये कि एक टैंक जो कि अफ़गानी ही था उसके हवाले से भी अफ़गानिस्तान के अकाउंट से ये कहा गया कि शायद ये पाकिस्तान का टैंक है, मगर ऐसा नहीं था और वो वीडियो में नज़र भी आ रहा है। मगर उसको इतना फैलाया गया, वहाँ से कुछ अफ़गानी चैनल्स ने उसको पिकअप कर लिया, फिर वहाँ से कुछ इंडियन चैनल्स ने उसको मुसलसल जानबूझकर पिक किया और इस तरह ये झूठ और प्रोपेगेंडा प्रोपेल होता रहा, बढ़ता गया और मल्टीप्लाई होता रहा। आज DGISPR ने जो मीडिया को अहम ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में जो कुछ करना है कर ले। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है उसको आप पॉलिटिशियन से पूछें, जो दीगर मामलात हैं सिक्योरिटी के वो आप हमसे पूछें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मसल्ह अफवाज हैं, ये ज़मानत काबुल को नहीं देनी। तालिबान हमारी सिक्योरिटी एहलकारों के सरों के फुटबॉल बनाकर खेलते हैं, उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने कभी तालिबान की आमद पर जश्न नहीं मनाया। ये बात कही गई थी इस हवाले से कि किसी ने क्वेश्चन किया कि एक तासुर है कि पाकिस्तान अफगान को सपोर्ट करता रहा है, तो क्या इसके हवाले से अब ख्याल है कि ये गलती हुई। उस पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कंट्री टू कंट्री हैं, इट्स नॉट अबाउट अ सर्टन पॉलिटिकल एंटिटी। ये तासुर गलत है। TTP, TLA, BLA और दीगर तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भी कहा गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफ़वाज हैं, ये ज़मानत काबुल ने नहीं देनी है। हमारा अमेरिका से कोई माहिदा इस हवाले से नहीं है कि ड्रोन्स की इजाज़त हो। ये बात अगेन एक सवाल के जवाब में कही गई जब ये कहा गया कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और अमेरिका की। ऐसी कोई पॉलिसी भी मौजूद नहीं है। अमेरिका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। वज़ारत इत्तलात ने इसकी कई बार वजाहत भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं है कि ड्रोन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे एज अपोज टू द प्रोपेगेंडा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है। इस्तांबुल में तालिबान को वाज़े बता दिया गया है कि दहशतगर्दी आपको कंट्रोल करनी है और ये कैसे करनी है ये आपका काम है।
यानी ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो TTP के लोग भाग कर अफगानिस्तान चले गए। तालिबान को कहा कि TTP के लोगों को हमारे हवाले कर दें, हम उनको आइन और कानून के मुताबिक डील करेंगे। असल मसला दहशतगर्दी, जराइम पेशा अफराद और TTP का गठजोड़ है। ये लोग फ्यून काश्त करते हैं और 18 से 25 लाख रुपए फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करते हैं। फ़ौज के अगेन एक क्वेश्चन किया अजमल जामी साहब ने कि इतलात आ रही हैं कि शायद कोई एडिशनल ओहदा हो सकता है, फ़ौज के अंदर कोई ओहदा तख्लीक होना है। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया, ये हुकूमत का इख्तियार है, हमारा नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि फ़ौज ने वादी तीरा में कोई ऑपरेशन किया, अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे। ये इस सेंस में कही गई बात कि तीरा की एग्ज़ाम्पल दी गई कि तीरा में मुसलसल ऑपरेशन जब होते रहे हैं, हमने क्लियर करके दिया है इलाके को। उसके बाद कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम हुई और दोबारा दहशतगर्दी आई। सो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मगर इस पे एक काउंटर क्वेश्चन हुआ कि शायद आप ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई ऑपरेशन है, तो ये क्लैरिटी दी गई कि नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अनाउंस्ड। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में ये हमारा मौका वाज़ेह है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। सीज़ फायर मुआहदा हमारी ताकत से हुआ। अफगान तालिबान हमारे दोस्त ममालिक के पास चले गए थे, हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए और हम किसी को भी थोड़ी के नीचे हाथ रख के मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। ये इस क्वेश्चन में था कि अफगानिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद गया है भागा भागा टेबल पर, मगर ये भी सच है कि जब बात आई बात करने की तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद पीस है। हम अपनी मुसल्लह फ़ौज और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं। गाज़ा में फ़ौज भेजना हमारा नहीं, हुकूमत का मामला है। ये अगेन एक क्वेश्चन था कि ऐसी कोई बात ज़ेर बहस है, तो उन्होंने कहा अगर होगी तो पार्लियामेंट या और हुकूमत इसको डिसाइड कर लेगी। मार्का हक में भी ये बात पहले भी कही गई थी एक ब्रीफिंग में कि जो भी एक कंप्लीट यूनिसॉन पॉलिसी थी हुकूमत की, काबीना, फ़ौज और सियासी जमातों ने मिलकर फैसले किए थे KP की हुकूमत के हवाले से, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हो रहे थे। सो उसमें भी क्लैरिटी दी कि अगर कोई ये चाहता है कि दहशतगर्दों से बातचीत है तो अभी ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप एक क्वेश्चन हुआ कि जब हम देखते हैं हुकूमत एक बात करी है सूबाई और दूसरी तरफ से क्लैरिटी है कि बातचीत ना हो, तो कहीं इससे कन्फ्यूजन तो नहीं फैलेगी। तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के सरों से फुटबॉल बनाकर खेलते हैं, उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत सारे मामलात आज डिस्कस हुए, मगर मेन क्रक्स ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के हवाले से। मेन क्रक्स ये भी है कि चीज़ों को कंफ्यूज ना किया जाए। आप के मुल्क में क्लैरिटी है कि क्या करना है। हमने एक्शन लिया है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और अगर दोबारा सीज़ फायर वायलेट किया जाता है या दोबारा कोई भी कार्रवाई किसी की ज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, इन दिस केस अफ़गानिस्तान से, तो उस पर फिर पाकिस्तान कार्रवाई करने का हक रखता है। कमरो खालिद चिश्ती हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पाक अफगान डायलॉग में ये तय पाया है कि सीज़ फायर जारी रहेगा। आज भी DGIS-PR से भी ये क्वेश्चन बार बार हो रहा था कि कितना हम समझते हैं कि देर पा होगा ये, एंड अगेन 6 नवंबर के मुज़ाकरात से अब क्या तवक्कुआत हैं? जी बहुत शुक्रिया फरेज साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और एक रोड मैप भी तय है कि हमने अब तालिबान से जो TTP के हैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। तालिबान जिनका कंट्रोल है अफगानिस्तान से, उन्हीं से बात करनी है और उन्हीं का मैंडेट भी है, जैसा भी है, चाहे वो ज़बरदस्ती छीना हुआ है, लीगल है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पावर में है, ये रियलिटी है, तो उसी को हमें मानना है। एक बात। दूसरी बात है, जो हमने रिजॉल्व शो पहले भी किया था और आज भी शो किया गया, वो यही मतलब था कि हम किसी सूरत पर दहशतगर्दी पर से कबूल नहीं करेंगे। और वो भी आसान फैसला नहीं था, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से एक सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश पहले की थी, फिर टेररिज्म दोबारा बढ़ गया। उसके बाद आपने देखा है कि हमने कितने जनाजे शोधा के उठाए हैं, और ये बहुत कीमती होता है एक असासा, चाहे वो फौज हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, सिविलियंस हो, जब घर जुड़ते हैं और नाहक जाहिर है खून बहता है। देखिए, जब भी आप ये नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं, आपने एक मैसेज जरूर देना होता है। जितना आपका रिजॉल्व कंफर्म होगा, बेस्ड ऑन रियलिटी होगा, और आपका हौसला भी होगा, उतना विल टू फाइट जिसको कहते हैं वो भी होगी, उस पर डिपेंडेंट होता है नेगोशिएशन का। ये देखिए, जितना आप, एक अंग्रेजी में कहते हैं कि जितना आप हर्ट करने की पावर आपकी होती है, उतनी ही आपकी नेगोशिएशन की पावर होती है, यानी बार्गेन करने की पावर होती है।
जितना आपकी हर्ट करने की ताकत कम होगी उतनी ही आपकी बारगेन करने की पावर कम होगी। हमने मजबूरन, आपने देखा चंद हफ्ते पहले जो बारगेन करने से पहले जब, तो हमने पावर टू हर्ट दिखाई तालिबान को, और वो भी मजबूरन दिखाई। वो मैं बाय चॉइस नहीं कह रहा, उसको मैं खुशी से नहीं कह रहा, वो एक ऑब्लिगेशन बन गई थी। हमारे पर कर्ज था उन शोधा का, उस फैमिलीज का, पूरे केपीके और बलूचिस्तान के लोगों का, जहां से इतनी ज्यादा जानी नुकसान हजारों का हो चुका है। एक बात, अभी भी तालिबान का, बदकिस्मती से मुझे भी इसमें अभी तक पॉजिटिविटी इसलिए नजर नहीं आती कि ये 3 हिस्सों में आप इस तरह के एग्रीमेंट को जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं, या तो ज्वाइन करते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है तालिबान का, जो हमें कैपेसिटी को देखना है, उनकी कैपेसिटी है। दूसरा हमने देखना है उनका इंटेंट कैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि वो खुद ही अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और शायद मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफा अर्ज किया था कि उनके लिए जो इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी है। यस, यानी कि वो चाहते हैं कि जितना इनस्टेबल होगा अफगानिस्तान। इफ यू अलाउ मी, जो इंटेंट का आपने कहा है, मैं चाहती हूँ उसको हम जरा इलेबोरेट करें। आज भी डिटेल में बताया गया कि कैसे झूठा प्रोपेगेंडा होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंट से गलत बात कर दी गई, जो बात हुई नहीं वो वहाँ के ऑफिशियल अकाउंट से होती है, तो फिर इंटेंट क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा, और मैं उसी का पार्ट 2 करने लगा था कि एक तो कैपेबिलिटी का इशू है और कि उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे ग्रुप्स पुश एंड पुल करते रहते हैं, अब पावर्स हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब आते हैं इंटेंट के ऊपर। इंटेंट भी 2 वजह से नहीं है, एक वही कि वो करना नहीं चाहते, और एक ये है कि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो दोनों के दरमियान वो बैलेंस कर रहे हैं। और तीसरा जो इस दफा एक डिफरेंट फैक्टर ऐड हुआ है मुस्फरिया, वो ये है, वो इंडियन फैक्टर है। इंडियन फैक्टर देखिए पहले भी था, अशरफ गनी के जमाने में था, करज़ई के जमाने में भी था, बहुत ज्यादा उनको लीवरेज दी गई थी। 2001 से लेकर 2021 तक, पिछले तकरीबन 20 सालों में हिंदुस्तान ने ऑफिशियली, जो उनकी डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है, $3 बिलियन खर्चा है। अब बताइए हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में क्या चीज कॉमन है? बॉर्डर नहीं मिलते, लैंग्वेज नहीं मिलती, मजहब नहीं मिलता, कल्चर नहीं मिलता, वैल्यूज नहीं मिलती, ट्रेडिशंस नहीं मिलते, तो फिर क्या मिलता है? एक चीज मिलती है, वो है कॉमन दुश्मन। कि अगर वो उसको दुश्मन पाकिस्तान को उनको समझाने में कामयाब हो जाए तो हिंदुस्तान की कामयाबी है, उनकी इन्वेस्टमेंट काम आ जाती है। इन्होंने पिछले दौर में भी, जो करज़ई और गनी का जमाना था, उसमें भी आपने देखा था बड़े ब्रिजेस बनाए थे, सड़कें बनाई थी। चाबहार की कनेक्टिविटी आप कनेक्ट करें, आप चाबहार का सबसे बड़ा इनको कनेक्शन या एक इंसेंटिव ही यही था कि ये चिश्ती साहब, यहाँ पे तो फिर कंबाइंड दुश्मन से ज्यादा ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तालिबान रजीम एक्चुअली एक प्रॉक्सी है भारत की इस मामले में। देखिए, ये तो अमलों से जाहिर हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन जो एजेंडा करना चाहते हैं, अगर तालिबान को टो करते हैं, तो फिर इस पे लिंक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए किसी को भी। आपको इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अगर एग्जीक्यूट वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को भा रहा है। हिंदुस्तान ने इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं, अभी जो मुल्ला मुत्तकी को उन्होंने बुलाया था, अपने असूलों पर, अपनी वैल्यूज पर, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को, सब कुछ बादल ताक रखकर उन्हें मुल्ला मुत्तकी को इनवाइट किया। और उनके जहाज टेररिस्ट अगवा किया तो उन्होंने कहा था यही टेररिस्ट हैं, यानी तो तालिबान है जिन्होंने अगवा किया। इनकी एम्बेसी को बॉम्ब किया गया, उन्होंने कहा यही तालिबान जिम्मेदार है। फिर वो कहते थे हम तालिबान को कभी माफ या दोस्ती कर ही नहीं सकते जो औरतों के साथ सलूक करते हैं। इधर तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, वो उनके, तो वो कहते थे कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूज का इतना कंट्रास्ट है कि इनके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो ही मई में 3.5-4 साल कोई कोलैबोरेशन उस तरह की क्लोजनेस में नजर नहीं है। और मैं चैनल्स पे मई में जब हमारा हिंदुस्तान से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था, तो मोस्टली चैनल मुझसे पूछते थे कि अब तो हो गया, नुकसान भी हमने हिंदुस्तान का कर दिया, विक्ट्री हासिल कर ली, वे फॉरवर्ड हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या है? तो मैं कहता था कि प्रॉक्सी वॉर। ये मैं मई में कहा, और प्रॉक्सी वॉर मैंने इसलिए कहा था कि हिंदुस्तान के पास सबसे आसान तरीका ये है, ना 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट गिरते हैं उसके अंदर, ना आपको डिफेंड करना पड़ता है आपके फोर्सेस को आके 6 महीने भी आके, अभी भी उनके एयरफोर्स चीफ को कहना पड़ रहा है कि 10-12 जहाज हमने गिराए हैं। मुझे नहीं पता, ये डक हंटिंग के लिए गए थे, 10-12 फाइटर जहाज की बात हो रही है। इतने आपके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इतना आपके सर्वेलेंस है, आईटी में आप इतने बड़े नाम है दुनिया का, 50% आउटसोर्सिंग हिस्सा दुनिया का आपके पास है। यानी कंप्यूटर में और लिटरेसी में आपके लोग यहाँ हैं, लेकिन आपके अभी 5-6 महीने बाद आपको ये कोई नहीं बता सका कि अगर आपने मारे थे तो 10 जहाज मारे थे कि 12 जहाज। राइट। फिर अभी आते हैं इस बात पे जो आप कह रही थी कि जो परसेप्शन फेक से डेवलप किया जाता है। देखिए फिर यह बात आजकल ये हो गई है कि ये परसेप्शन का जमाना है, नई मॉडर्न फेयर वॉरफेयर नैरेटिव से लड़ी जाएंगी।
ये एक पॉजिटिव पहलू है इसका और एक नेगेटिव पहलू। पॉजिटिव पहलू ये है कि दुनिया के सामने खुलकर आ जाती है परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन के फिल्टर आउट करने के तरीके बहुत है। लेकिन नेगेटिव वजह, इसके नेगेटिव पहलू इसका ये है कि ये नेगेटिव बात फैलती इतनी जल्दी है कि जब तक आप कंट्रोल करते हैं उसको सच्चाई से, वो लाखों करोड़ों मोबाइल्स में जा चुकी होती है। बट ये जो डिसइंफो लैब का आपको एक याद होगा, पूरा स्कैंडल एक्सपोज हुआ था, उस तक भी बहुत सारे अकाउंट्स आपको अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हुए मिले थे और इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस था अनफॉर्चुनेटली, उस तक भी पाकिस्तान के खिलाफ। अब तो ये खुल के ही नजर आया, जैसे हमने देखा पाक इंडिया वॉर में मुसलसल झूठ बोला गया, लाहौर में बंदरगाह बना दी गई, इस्लामाबाद में उन्होंने कहा हम घुस गए हैं, एक से एक झूठ। इसी तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से भी वही प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान की तरफ खिलाफ। सो ये नेक्सस तो अब बड़ा वाज़ेह है। द क्वेश्चन इज़ कि क्या अफगानिस्तान की जो एक आवाम है जिसमें 50% औरतें हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर लेंगे इस नई पोजीशन को, वेयर अफगानिस्तान इज़ एक्चुअली अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, और जहाँ पे वो क्या अपने आप को क्या वो समझते हैं कि तालिबान उनकी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो सकती है, कंसिडरिंग इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट एनीवे? देखिए, इस वक्त जो मेरी नजर में वे फॉरवर्ड एक हमारे पास ये है कि हम क्लियरली अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज दें कि ये जो किया जा रहा है आपके लीडरशिप का, जाहिर है वो भी, उन्होंने भी कौन सा वोट दिए हैं, उनकी कौन सी पार्लियामेंट है, उन्होंने कौन सा कोई इलेक्शन जीत कर आए हैं, उन्होंने कौन सा जाके वापस इलेक्टोरल अपने वोट को फेस करना है। तालिबान की बात करो तो ये तो वहां मैंडेट वाला तो एलिमेंट है ही नहीं, मैंडेट तो जोर जबरदस्ती वाला यहाँ पे, इसीलिए वो इतने केयरलेस हैं, लोगों की इमोशंस या फीलिंग्स या उनके बिजनेस क्लैप्स करते हैं, उनका ट्रेड है कि नहीं है। हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फंडिंग के लिए, अपने कनेक्शन हिंदुस्तान हो या कोई और हो उससे जोड़ती रहती है। एक बात तो ये जो लीडर है ना सिर्फ थ्रस्टेड है, मतलब को पता है कि हमारे पास जब तक गन है, हमारे पास पावर है, हमें लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। हमारे पास एक वैक्यूम है ही यही। हमने अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम उसी तरह ब्रदरहुड चाहते हैं आपसे, 78 साल से हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आपका 60-70% ट्रेड पाकिस्तान से जाता है, हम हमेशा खोले रखते हैं और आज तक हमने फोर्स सप्लाई भी नहीं की है। ज्यादा से ज्यादा आपने नोट किया होगा, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आपने देखा होगा जब भी हमने अफगानिस्तान पे सख्ती करनी होती थी, हम ट्रेड टेम्पररी बॉर्डर बंद कर देते थे और ज्यादा से ज्यादा हम कहते थे जी हम अफगान जो मुहाजिरीन है यहाँ पे उनको वापस भेज दें। ये हमारे 2 प्रेशर टैक्टिक्स थे, इससे ज्यादा हमने फोर्स तो अप्लाई नहीं की थी। ये पहली दफा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैसेज देना इसलिए जरूरी था, मैंने आपको जो अर्ज किया कि जो जिसको मैंने कहा था पावर टू पनिश, जो आपकी है, जो पावर आपने वो कर सकते हैं, उन पर इम्पोज कर सकते हैं, वही आपकी बार्गेनिंग पावर देती है आपको। तो हमें मजबूरन करना पड़ा उनको बताने के लिए कि हमारी बार्गेनिंग पोजीशन इतनी कमजोर नहीं है, आपको हम पनिश कर सकते हैं। तो वो भी मजबूरी में किया। हमें आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहिए दोनों एंड पे, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे को, क्योंकि अब इंडिया फैक्टर ऐड हो गया। इंडिया बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, 50% दुनिया का आईटी आउटसोर्सिंग इंडिया के पास है। इंडिया का रेवेन्यू 285 बिलियन पिछले साल का आईटी से, तो इंडिया के पास आईटी के कीबोर्ड्स के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है। हमें वो करना चाहिए, एक वो एड्रेस उधर करना पड़ेगा और इधर अफगानिस्तान के लोगों से, आम लोगों से पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करें। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खासतौर पे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है भारत, समुंदर को क्यों सिलेक्ट करेगा, उसका एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दी कि जहाज़ तो नज़र आ जाते हैं गिरते हुए और जगहों पे भी, अब वो उसको कहाँ छुपाते फिरें, तो शायद इसलिए उन्होंने इस दफ़ा समुंदर सोचा है कि समुंदर में कुछ भी कह देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और बस प्रोपेगेंडा चलाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ा दिलचस्प, आपने नई डायमेंशन मेरे नॉलेज में भी इजाफा किया है कि वो एक ये भी वजह हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि समंदर में जहाज नजर नहीं आते अगर गिर जाएं, लेकिन कोई अगर कोई 10 रीजंस होती है ना, मिस फ्रिया, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि किल कंफर्म करने के लिए कि यानी जहाज मारा गया कि नहीं मारा गया, तो ये 10वें नंबर पर रैकेज होता है। उससे पहले 8-9 तरीके और होते हैं जिससे पता लग जाए कि रैकेज या जहाज गिरा कि नहीं। पहली तो बात ये है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि उनको लगता होगा कि रैकेज ना आया तो सबूत ही नहीं होगा। एनीवे, लेकिन टेक्निकली मेरी रीजन, अब ऑन द सीरियस नोट आते हैं। मेरी नजर के मुताबिक जो मैं डाटा पढ़ रहा था और मैं स्टडी कर रहा था, पाक फिजाइया से भी इन टच था, पहले भी इस मार्के से मई से पहले भी, अप्रैल के एंड में भी और बाद में भी, मैंने ये एनालाइज किया कि पाक फिजाइया अप्रैल में एक समंदर की तरफ ज्यादा सर एक्सरसाइजेस कर रही थी, कोई अपनी पीस टाइम, यानी कि वॉर से पहले, एस्केलेशन से पहले। उसके अंदर हमारे बहुत सारे मेन फ्रंट लाइन जहाज हिस्सा ले रहे थे समंदर की तरफ।
तो हिंदुस्तान को मैं क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था दोनों तरफ से, हिंदुस्तान को बड़ी परेशानी हुई कि ये तो पाकिस्तान को समंदर की तरफ करने लगा है, तो उन्होंने राफेल को भी नीचे डिप्लॉय किया। आपके व्यूअर्स के सानी के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि राफेल बुनियादी तौर पर सेंटर और नॉर्थ में 2 बेसेस हैं। एक हाशिमारा बेस है 17 स्क्वाड्रन और 101 स्क्वाड्रन है उनका अंबाला में। यहाँ पे 18 जहाज हैं दोनों स्क्वाड्रन के पास, और दोनों के इस दफा नुकसान हुए हैं। जो हमने जहाज मारे हैं वो एक स्क्वाड्रन का एक है और बाकी 3 दूसरे स्क्वाड्रन के हैं। एनीवे, तो ये वहां से जहाज डिप्लॉय किए गए थे साउथ में, जस्ट टू कीप अ चेक एंड बैलेंस कि पाकिस्तान जब एयर एक्सरसाइजेस कर रहा था टुवर्ड्स सी। तो उस वक्त जब इन्होंने डिप्लॉय किया तो मैं थोड़ा सा और प्रोब किया तो पता ये चला कि राफेल की उस तरह इंटीग्रेशन इनके सदर्न एयर डिफेंस एलिमेंट्स, ग्राउंड एलिमेंट्स और जो दूसरे नेटवर्क्स थे समंदर की तरफ खासतौर पर, इतनी इंटीग्रेशन सी एसेट्स के साथ भी नहीं थी, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुए। और बाद में वो नॉर्थ की तरफ भी साबित हो गया या सेंटर की तरफ भी साबित हो गया कि वो उधर भी इतने कनेक्टेड नहीं थे। तो इनको उस वक्त ये वीक एरिया लगा था या वीक समझे एस्पेक्ट लगा था कि हमारी कनेक्टिविटी राफेल जैसे जहाज की वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये राफेल इस वक्त डिप्लॉय भी किए गए हैं, और एक वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम इट कि जो अफगानिस्तान से वो चाहते हैं हम उधर स्ट्रेच करें तालिबाना में, इन्होंने साउथ ईस्ट की तरफ किया, वो चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो करें, 2 prong करना वो एक अलग डिमेंशन है। लेकिन टैक्टिकल लेवल पे एक वन ऑफ द रीजन ये मुझे लगती है कि राफेल की टैक्टिक्स को इंप्रूव करना, और जो हजीमत आपने देख ही लिया मई में इधर लैंड पर हुई हमारे बॉर्डर के पास लाहौर और के कश्मीर के ऑपोजिट, उसको अब समंदर की तरफ टेस्ट करना चाहते हैं और सी के साथ भी एक मैसेज देना चाहते हैं। और आखिरी जुमला इसके ऊपर मेरा ये है कि मिस फरिया विक्रांत की मैं तस्वीर देख रहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने तस्वीर खिंचाई, लोग खड़े हैं पीछे, MiG-29 खड़े थे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करते हैं, 12 के करीब उनके पास जहाज है। तो मैं सोच रहा था ये विक्रांत में पिछले 35 साल नौकरी की, मैंने एयरफोर्स में सर्व किया, उस दौरान भी नहीं निकला, मुझे रिटायर हुए इतना अरसा हो गया तो आज भी नहीं निकला। वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रखा हुआ है, कभी समंदर पे उसको निकाल के दिखाएं, पाकिस्तान की हदूद के थ्रेटनिंग रेंज में लाएं, ताकि आप जिस चीज के लिए आपने खरीदा था वो आज भी उनकी हिम्मत नहीं है। और मेरा ख्याल है वो एक्सरसाइज में भी हिम्मत नहीं करेंगे कहीं बाहर निकालने की उसको कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए। Indeed, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। आज बड़ा हैपनिंग डे था, लेकिन बहुत अहम एक और डेवलपमेंट यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 नवंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक किया। इस दहशतगर्द के हवाले से अब अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इन इंकशाफात के मुताबिक दहशतगर्द से बरामद होने वाली दस्तावीज़ के ताल्लुक अफगान बॉर्डर पुलिस से था। दहशतगर्द का नाम कासिम उर्फ मलियार वल्द गुला पीर और उसकी रहाइश अफगान सूबे पक्तिका की बताई जा रही है। ये दहशतगर्द अफगान बॉर्डर पुलिस में मौजूद था और पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। अफगान दहशतगर्द से पाकिस्तान का एक जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है, जो कि 2019 में जारी हुआ था और 2029 को एक्सपायर होने जा रहा था। ये अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का मुंह बोलता सबूत आपको नजर आ रहा है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई थी, इसलिए हमने आपको इसके साथ शेयर किया। सवाल यह है कि 6 नवंबर को जो पाक अफगान बातचीत दोबारा रिज्यूम होगी, उस पर क्या डेवलपमेंट होगी वो हम आपको आइंदा आने वाले दिनों में बताएंगे। अंटिल देन, टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।